नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती 2022 के लिए हिंदी की क्लास शुरू हो चुकी है और यह पार्ट नंबर 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, ठीक है। और यह जो क्लास है किसके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, तो प्रधान परिचालक और सहायक परिचालक या फिर कर्मशाला कर्मचारी वाला आपने कोई भी फॉर्म फिल किया है तो आप यह क्लास को ले सकते हैं। आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी क्योंकि यह क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर किसका, जो कि यूपी एएसआई और ईएसआई वाला पेपर हुआ था, उसी का हमने पूरा सीरीज स्टार्ट किया है। शुरू से अंत तक हिंदी को पूरा कंप्लीट करा देंगे। और इसको करने से फ़ायदा क्या है, क्योंकि देखिए जो एजेंसी वह वाला पेपर कराई थी यानी कि एएसआई और एएसआई वाला, वही एजेंसी पेपर करा रही है कि यह रेडियो पुलिस वाला, ठीक है। रेडियो पुलिस वाला पेपर यही एजेंसी करा रही है। तो जो क्वेश्चन होते हैं तो क्वेश्चन बहुत सारे रिपीटेड आते हैं। तो उसी क्रम में यदि आपने यह पूरी सीरीज अटेंड कर ली तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, ठीक है। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके सब्सक्राइब कर दें और घंटे के निशान को भी दबा दें और वीडियो को यहाँ पर लाइक वाइक करके आगे बढ़ें, ठीक है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। और देखिए पहला ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब हम ढूंढ रहे थे, जवाब मिला नहीं। और ये जो क्वेश्चन है 13 नवंबर का सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का हिंदी का सारा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देरिया का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए इसका आंसर बस जान लीजिए कि इसका आंसर सही है, अल्जीरिया में हुआ था। अब देरिया कौन था इसके बारे में हमने खोजा तो ज़्यादा कुछ मिला उला नहीं, तो इसका बस आंसर जान लीजिए। और जितना भी क्वेश्चन आपका सही हो तो नीचे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं कि हाँ सर हमारा इतना क्वेश्चन सही हुआ है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, राम गया इस शब्द में मतलब इस वाक्य में कौन सा काल है। तो देखिए राम गया, ठीक है। तो इसका सही जवाब की बात करें तो इसका जवाब हो जाएगा सामान्य भूतकाल। अब देखिए इसका डिटेल जानते हैं। देखिए जो भूतकाल होता है, भूतकाल के टोटल भेद होते हैं 4, ठीक है। 4 नहीं होते हैं, 6 भेद होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं, एक होता है सामान्य भूत, दूसरे नंबर का होता है आसन्न भूत, और तीसरे नंबर का होता है पूर्ण भूत, और चौथा होता है संदिग्ध भूत, और पांचवा होता है हेतु मत भूत, ठीक है। 3 4 5 एक 6 हो चुके हैं। तो सामान्य भूतकाल में क्या होता है, जैसे राम गया तो यह सामान्य भूतकाल हो गया, और राम गया है यह आसन्न भूत हो गया। आसन्न मतलब अभी अभी हुआ है तो यह आसन्न हो जाएगा। और कदे राम गया था तो यह पूर्ण भूत हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा कर दे कि राम जा रहा था तो यह अपूर्ण भूत हो जाएगा, क्योंकि अभी जा रहा था, अभी पहुंचा नहीं है। अब इसके अलावा यदि कह दे कि राम गया होगा तो यह संदिग्ध भूत हो जाएगा, यानी कि अभी संदेह में है, गया कि नहीं गया, पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और ऐसा कर दे कि राम जाता, ठीक है, राम जाता। अब देखिए यह एक तरीके से कन्फ्यूजन में हो गया कि राम जाता या फिर नहीं जाता, कंडीशनल हो गया। तो इस प्रकार से भूतकाल जो होता है 6 प्रकार का होता है। तो इतना याद रखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा सामान्य भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, राम बहुत बहादुर है इस वाक्य में कौन सा विशेष से है, ठीक है। तो इसमें बताइए आप कौन सा इसमें विशेष से है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, विशेष से। विशेष से किसे कहते हैं, तो देखिए विशेषण की बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले होते हैं उसे विशेषण कहा जाता है, ठीक है। और जो विशेषण कहा जाता है और इसके अलावा उसे विशेष से कहा जाता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो इसमें विशेषता किसकी बताई जा रही है, राम की। तो राम इसमें क्या हो गया, विशेष से हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जब किसी वाक्य की क्रिया में लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है, ठीक है। तो कौन सा वाच्य होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा कृतवाच्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल का अनेकार्थी शब्द है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मूल। अब मूल मतलब सोचिए क्या होता है। देखिए मूल मतलब होता है जड़, ठीक है। जैसे मूल पता हो ना कि इसकी मूल यहीं पर है, तो मूल मतलब होता है जड़। अब भूमि नहीं होता है, पत्थर भी नहीं होता है और जोड़ भी नहीं होता है। इस तरीके से आप आंसर एलिमिनेट करके भी बता सकते हैं। अनेकार्थी मतलब क्या होता है कि उसी से संबंधित अन्य अर्थ निकलें, ठीक है। जैसे कर कह दे तो कर मतलब हाथ भी होता है, कर मतलब किरण भी होता है, कर मतलब टैक्स वाला भी कर होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार मूल मतलब क्या होता है, जड़ भी होता है। अब ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध पहचानिए, आपको देखने के बाद ही पता चल जाएगा हाँ भाई ये शुद्ध लग रहा है कि नहीं, यदि आपने सही से देखा तो। देखिए आशीर्वाद ऐसा कहीं लिखा देखा है, नहीं देखा है हमने।
ऐसा देखा, ऐसा भी नहीं देखा, ऐसा भी नहीं देखा। तो देखिए आशीर्वाद में जो उड़ौआ र रहता है, उड़ौआ र वा पे रहता है, ठीक है। तो इसे याद रखिए कि आशीर्वाद में उड़ौआ र कहाँ रहता है, वा पे रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल में विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया। तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर ग्रियर्सन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करें, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। गर्दन पे सवार होना, तो गर्दन पे सवार होना मतलब एकदम समझिए गर्दन पे बैठ गया, पीछा छोड़िए नहीं रहा है। तो गर्दन पे सवार होना इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीछा न छोड़ना। अब देखिए इसे ये सब जो चीज़ें हैं पढ़ने पर ही आती हैं। आपके पास कोई बुक्स है उससे प्रैक्टिस करिए, नहीं तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, गर्दन पर सवार होना तो सोचेंगे गर्दन पे सवार हो गया, गर्दन पे यानी कि बैठ गया। तो ऐसे में आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या है, पीछा न छोड़ना, ठीक है। और हिंदी का जितना ही प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो हिंदी का आपके पास कोई भी बुक हो, उसमें सो प्रत्यय वाला सब भाग हो गया, फिर मुहावरा वाला हो गया, ठीक है, इन सब का प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर कह रहे हैं रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो रोला, दोहा, सोरठा ये सब होता है, ठीक है। दोहा में क्या होता है, दोहा में पहले 13-13 की मात्रा होगा, ठीक है, फिर दूसरे चरण में 11-11 की मात्रा होगा, और दोहे का उल्टा रोला होता है, रोला नहीं, दोहे का उल्टा सोरठा होता है, ठीक है। उसके अलावा आल खंड आता है, आल में 31-31 की मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला छंद में बात करें तो इसमें 24-24 की मात्राएं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। अब देखिए प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है। जैसे कोई भी शब्द लग गया, उसके आगे वाला जो लगा हुआ भाग होता है उसे कहते हैं प्रत्यय, ठीक है। और जो पीछे लगता है उसे कहते हैं उपसर्ग। जैसे मान लीजिए कोई भी एक खटिया लिखी है, ठीक है, मान लीजिए हमने खटिया लिख दिया, खटिया, तो खटिया में पीछे क्या आ रहा है, ईया, तो ईया क्या हो गया, ईया हो गया इसका प्रत्यय, यानी पीछे वाला प्रत्यय, आगे वाला उपसर्ग। तो इसमें पूछ रहा है पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, ठीक है। तो पांडित्य पीछे क्या लग रहा है, अ, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यह इसका सही हो जाएगा पांडित्य में। क्वेश्चन नंबर 14, विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट हैं, ठीक है। अवहट्ट क्या है, अवहट्ट एक प्रकार की प्राचीनतम भाषा है, जैसे अवहट्ट हो गया, संस्कृत हो गया, पाली हो गया, प्राकृतिक हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से पूछ रहा है कि विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में हैं। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही, ठीक है। बी कौन सा, यानी कि 2 इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस में हुआ है। अब देखिए सर्वनाम की बात आ गई, तो सर्वनाम के टोटल कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के टोटल प्रकार होते हैं 6, ठीक है। अब 6 कौन कौन से होते हैं तो हम आपको बता दे रहे हैं, और उसमें से एक आता है निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें इसका आंसर पहले जान लीजिए। निज मतलब क्या होता है, निज मतलब होता है अपना। अब देखिए इतना शब्द पढ़िए, इसमें से कौन सा शब्द ऐसा लग रहा है कि जिससे लग रहा है कि मैं या अपने मतलब मैं कर लूँगा। निज मतलब होता है अपना। तो देखिए यहाँ पर आज अपनापन कहाँ है, यह नहीं होगा। यहाँ पर है मैं यह समस्या स्वयं हल कर लूँगा, यानी अपने आप कर लूँगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए बात सर्वनाम की आई, तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 6 भेद होते हैं। अब 6 कौन कौन से, पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब यहाँ पर चौथा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, संबंधों की बात की जाती है, जैसे जो आया सो जाएगा, यानी पहले वाला का संबंध दूसरे वाले से हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर पांचवा की बात करें, पांचवा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर छठवां कौन सा हो जाएगा, छठा हो जाएगा हमने क्यों कौन कौन सा हो गया, ठीक है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, और यहाँ पर हो जाएगा निजवाचक। तो इस प्रकार से सर्वनाम के 6 भेद हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद होते हैं, यानी व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 3 भेद होते हैं शब्दों के, ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए सत्य वाला तो हमने लगा ही दिया आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है,
यानी कि कोई काम समाप्त हो गया, जैसे राम आएगा तो मैं खाना खाऊंगा, यानी पहला वाला कंप्लीट हो चुका, दूसरा वाला आ गया तो पहला वाला क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है क्या है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सबल। फिर से एक बार, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, उपरोक्त पंक्तियाँ में कौन सा रस है। ठीक है, तो वही यहाँ पर दोबारा भी लिख दिया है, यह देख पवन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। तो देखिए यदि आपने रश्मि रथी सुना है या फिर पढ़ा है तो वह वहीं से पंक्तियाँ ली गई हो, मतलब ली हुई हैं। तो यह कौन कह रहे हैं, यह श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं जब दुर्योधन ने उनको बंदी बनाने की बात की थी भरी हुई राज्यसभा में। तो यह बात किसने कहा था, श्री कृष्ण ने कहा था। तो याद रखिए यह किसके द्वारा रचित है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है रश्मि रथी। इसमें क्या पूछा है कि कौन सा रस है, तो देखिए इसमें रौद्र रस यानी कोई रोने होने वाली बात तो आ नहीं रही है, तो यह नहीं होगा। शांति की यहाँ पर बातें नहीं हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा, अद्भुत रस। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत के विभाजन की त्रासदी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झूठा सच एक पुस्तक है, इसी में भारत की जो विभाजन हुई उसकी त्रासदी का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 करा है, इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है, यानी कि किस बोली का आकार क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो देखिए ब्रज भाषा केवल ब्रज में बोली जाती है, इसका जवाब नहीं होगा। ठीक, गढ़वाली नहीं, कौरवी। ठीक है, तो इसका जो 20वें का है, 20वें का ऑप्शन हो जाएगा सी सही, कौरवी जो है इसकी बोली का आकार बहुला है, यानी कि विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, इनमें से किस वाक्य में क्रियावार्थक संज्ञा का प्रयोग है, क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है। ठीक है, सोचिए आंसर, सोच लिया। देखिए क्रियार्थक मतलब क्या होता है कि क्रिया यानी कि कोई कार्य उसमें करा जाना हो, या मतलब किया जा रहा हो उस वाक्य में कार्य। तो सब पढ़िए, राधा बहुत तुतलाती है, तो कोई कार्य कर रही है नहीं, तुतला रही है तो तुतलाना कार्य थोड़ी है। गुरजनों ने लड़ाई की। ठीक है, इसके अलावा मैं खाकर सो जाऊंगा, टहलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, टहलना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि उपमा अलंकार में सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं, यानी कि कौन से कवि हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा उपमाएं दी हुई हैं। तो देखिए माघ नहीं, वाल्मीकि जी नहीं, वाल्मीकि तो रामायण लिखे, उसमें कहाँ ज़्यादा उपमा, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, कालिदास जी जो हैं इन्होंने अपनी रचनाओं में बहुत ज़्यादा उपमा दी है। इनकी रचना कौन कौन से है, जैसे कुमार संभव ठीक हो गया। ठीक है, विक्रम उर्वशियम ऐसा कुछ नाम है ना। ठीक है, तो कालिदास की ये सब रचनाएं हैं, रघुवंशम, ये सब इनकी रचनाएं हैं कालिदास जी की। किसके दरबार में रहते थे, तो याद बताइए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक शब्द है, यानी कि पूछ रहा है कि कौन सा समास का विपरीत शब्द है। समास मतलब क्या होता है, देखिए समास मतलब अलग समास मतलब समास विग्रह, यानी कि समास है उसको विग्रह करना है। समास मतलब साथ साथ, समास का विपरीत व्यास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाए, समास का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, व्यास। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है। देखिए अप्रमेय मतलब क्या होता है, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। अप्रमेय मतलब क्या होता है, जो सिद्ध हो जाए। जैसे हमने 12th 9th में बहुत सारा प्रमेय को सॉल्व किया है। प्रमेय मतलब क्या होता है, जो सिद्ध हो जाए। अप्रमेय जो प्रमाण द्वारा भी सिद्ध न हो सके। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25वां कह रहा है कि अरी गुलाबो झाड़ू ठीक से लगाओ, निम्नलिखित में से एक कौन सा कारक है। तो देखिए अरी गुलाबो लिखकर ऐसा बना दिया है चिन्ह। एक किसका चिन्ह रहता है बताइए, ये होता है संबोधन का। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संबोधन कारक है। कारक कितने प्रकार के होते हैं हमने आपको बताया है पिछली वीडियो में। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है।
पश्चिमी हिंदी मतलब जो भाषा पश्चिम साइड में बोली जा रही है भारत के, ठीक है। ऐसे मान लीजिए भारत का हम नक्शा बना दिए, ठीक है। नक्शा तो ठीक से नहीं बना, ठीक है। भारत का नक्शा तो इधर वाला जो पश्चिम वाला साइड है, पूछ रहा है कौन सी बोली इधर की है। तो देखिए ब्रज भाषा की बात करें तो ये ब्रज में बोली जाती है, ब्रज इस साइड में बोली जाती है। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज साइड में बोली जाती है, ठीक है। और ये सभी तो होगा नहीं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का? 26 नहीं नहीं नहीं, कौरवी सही कह रहा है, ठीक। कौरवी कहाँ पर इधर बोली जाती है, और कन्नौजी बोली जाती है कन्नौज साइड। ये सब पश्चिम वाले क्षेत्र ही आ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। तो याद रखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये सभी भाषाएं आती हैं, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी के मतलब पश्चिमी क्षेत्र के अंतर जान लीजिए कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। देखिए कौरवी आती है, इसके अलावा खड़ी बोली भी कहते हैं, ठीक है। बांगरू आती है, बांगरू के अलावा हरियाणवी आती है, बुंदेली आती है, और कन्नौजी आती है। ये सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए इसमें कह रहा है वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? वारकरी संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 27 लगाइए जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञानेश्वर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपको फिर से एक बार बता दें कि यह यूपीएसआई जो अभी हाल ही में पेपर हुआ था पिछले वर्ष, उसी का प्रीवियस ईयर साल पेपर है। और यह पेपर वही एजेंसी कराएगी जो कि यूपीएसआई वाला कराई थी, वही एजेंसी कराएगी रेडियो ऑपरेटर वाला पेपर। इसीलिए हम लोग हिंदी की यह जो सीरीज चालू किए हैं, यह प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि आने वाले हमारे एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और यदि आप चैनल पे अभी तक जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? विस्मयादिबोधक, ठीक है। विस्मय यानी कि समझिए एक तरीके से अचानक वाला बात करते, विस्मय। क्वेश्चन नंबर 28, बहुत सही जवाब दिया आपने, धन्य धन्य। देखिए धन्य धन्य जब लिखा जाता है तो ऐसा लगा दिया जाता है, ऐसे वाले चिन्ह को विस्मय में कहते हैं। विस्मय बोधक इस चिन्ह को भी कहा जाता है। इस अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 10 भाषाएं मानी जाती है। देखिए हिंदी का पेपर ऐसा ही आएगा। और देखने में कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा टफ जैसा लग रहा है, तो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो हम लोग सब चीज़ लगाते हुए चलेंगे। अब देखिए यहाँ कह रहा है प वर्ग का उच्चारण स्थल कौन सा है? प वर्ग, बताइए, आंसर दीजिए। आप सोचिए, हम तब तक कुछ करते हैं। प वर्ग, क्या सोचा आपने? देखिए ऑप्शन नंबर ए मूर्धन्य, मूर्धन्य नहीं होगा। नासिक ऐसा शब्द जो बोलने में नाक का इस्तेमाल हो, जैसे अंगा हो गया, ठीक है, इया हो गया, ऐसा शब्द आते हैं नासिक में, तो ये भी नहीं होगा। तालुब्य ऐसा शब्द जिसे बोलने में तालु का इस्तेमाल करना पड़े, जैसे च, छ, ज, ये सब हो गए, तो ये भी नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन सभी गलत है। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? प वर्ग। अब जब आप प बोलेंगे, फ बोलेंगे, बोलिए प फ, जैसे ही बोलेंगे तो आपका दोनों ओठ सट जाएगा। तो यह कौन सा शब्द है? ओष्ठ शब्द है, ठीक है, ओष्ठ। तो प वर्ग ओष्ठ शब्द है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? सफ़ेद कमीज, सफ़ेद कमीज। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो यह कमीज है कैसी है? सफ़ेद है। सफ़ेद किसकी विशेषता बता रहे हैं? सफ़ेद क्या है? कमीज का गुण है, विशेषता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 31 का? ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे मिला है? तो देखिए साहित्य अकादमी जितने भी पुरस्कार मिले मेन है, सभी को आप रट डालिए, क्योंकि साहित्य अकादमी से जरूर आएगा। साहित्य अकादमी हो गया, चाहे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, इससे एसआई वाले पेपर में भी बहुत सारे खूब क्वेश्चन कूट कूट कर भरे थे, और इसमें भी भरे हुए जाने की पूरी संभावना है। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदय प्रकाश जी को साहित्य अकादमी मिला था। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है मलबे के मालिक कहानी के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहन राकेश जी हैं मलबे का मालिक के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है उप विराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? तो देखिए उप विराम किसे कहते हैं? जैसे कोई शब्द हम लिख रहे हैं, मान लीजिए 26 जनवरी 2015 लिखते हैं, ठीक है, 26 जनवरी, मान लीजिए कोई भी लिखते हैं हम लोग, मान लीजिए लिखते हैं आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है, आर्द्र भूमि दिवस, दिवस के बाद 2 बिंदी देके फिर लिखेंगे 2022,
तो जो यही वाला दो बिंदी है इसे ही हम लोग कहते हैं उपविराम। तो उपविराम इसमें देखिए कहाँ पर आया है, तो यहाँ पर आया है उपविराम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, डबल बिंदु उपविराम। और एक बिंदी आता है यहाँ पर तो अर्धविराम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। तो देखिए अर्धविराम यहाँ पर आ गया। ठीक है, अर्धविराम ऐसे करके नीचे कामा बनाया रहता है, और कामा जो होता है अल्प विराम होता है। ठीक है, अल्प मतलब थोड़ा सा रुक करके चल जाओ, अल्प विराम। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर अर्धविराम लगा हुआ है, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। यही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया यार। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए दोनों पद प्रधान होते हैं तो उससे क्या कहा जाता है। जैसे हम लीजिए, मान लीजिए लिख दें खाना पानी। ठीक है, खाना पानी, तो जो बीच में ये शब्द आता है ना डैश वाला, तो यह वाले ऐसा है तो इसे ही हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, और इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का स्वरूप क्या है, बताइए। यह केवल हिंदी का ही नहीं क्वेश्चन है, यह जीएस संबंधी में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए हिंदी राष्ट्रभाषा है, नहीं। विश्व भाषा है, एकदम नहीं। मातृभाषा है, एकदम नहीं है। तो क्या है, हिंदी क्या है, राजभाषा है। इसे याद रखिए, हिंदी हमारी राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, मधवा होता है, सचिपति होता है। ठीक है, और पुरंदर होता है, ये सब क्या है, इंद्र का पर्यायवाची है। शक्र होता है। तो इसमें क्या करा है, जिमूत वाहन, जी हाँ इंद्र का पर्यायवाची होता है। वासव यह भी होता है, शक्र यह भी होता है। और यह जो पुलुजमा दिया है, यह पुलुजमा किसका है, इंद्र की इंद्र की पत्नी का। ठीक है, तो इंद्र की पत्नी का पर्यायवाची क्या है, पुलुजमा है। इंद्राणी, जिसका नाम इंद्राणी कहते हैं, सची कहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, इंद्र की पत्नी का पर्यायवाची। पुलुजमा भी उसी में से है। तो पर्यायवाची इसमें नहीं पूछा है, तो नहीं में हो जाएगा पुलुजमा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है ऐसा फल जो परा खिला हो, परा खिला न हो, परा नहीं यहाँ पे पूरा होगा। ठीक है, नीचे वाला मिट गया है थोड़ा। ठीक है, तो ऐसा फूल जो पूरा खिला नहीं हो, इसमें हम निश्चित रूप से बता सकते हैं आप में से आधी से ज़्यादा लोगों ने गलती कर दिया होगा। तो देखिए क्या लगाया होगा आपने, अधखिला। अधखिला लगाए, आपका 1 नंबर कट गया। ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो उसे कहते हैं मुकुल। ठीक है, मुकुल यानी कि पूरा खिला ना हो फूल उसे कहते हैं मुकुल, अधखिला नहीं कहते हैं। कमल तो एकदम नहीं कहते, पुष्प एकदम नहीं कहते। ठीक है, 39 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 और आज का लास्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है। तो भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है, तो इसका देखिए लगाइए आप, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। भारतेंदु युग के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल भी हैं, प्रेमघन जी भी हैं, सितारे हिंद जी भी हैं। यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र जो है भारतेंदु युग के नहीं है। तो 40 का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के जो जितने भी क्वेश्चन थे हमने सभी क्वेश्चन को कर लिया। अब देखिए अभी तक यदि आप देख रहे हैं तो यहाँ पर बने रहिए 1 मिनट। और वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके लाइक करके एक बार अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, पार्ट 1 नहीं देखें तो देख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।